का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल की सियासत के साथ। सुकांता मजूमदार के सामने पार्टी को एकजुट रखने की बड़ी चुनौती है। पश्चिम बंगाल के नए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनाए गए हैं सुकांता मजूमदार को। मजूमदार ने माना कि इस समय संकट के दौर से पार्टी गुजर रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर सांसदों और विधायकों से बीजेपी में बने रहने की अपील की गई है और इस दौरान कहा गया कि नेता पार्टी छोड़ते हैं, कार्यकर्ता नहीं छोड़ते। कार्यकर्ताओं की पार्टी बीजेपी है। पश्चिम बंगाल को अफगानिस्तान बनने से बीजेपी रोकेगी। राज्य की तालिबान सरकार के खिलाफ बीजेपी लगातार लड़ती रहेगी। दरअसल बीते कुछ दिनों में बीजेपी के कई विधायक पार्टी छोड़ के टीएमसी ज्वाइन कर चुके हैं। यहां तक कि जो सांसद है वो भी बीजेपी का साथ छोड़कर टीएमसी ज्वाइन कर चुके हैं और इसका असर पश्चिम बंगाल की बीजेपी के अंदर दिखाई दे रहा है। और अब सीधे तौर पर अपील की जा रही है कि नेता पार्टी ना छोड़े, मुश्किल दौर है। यह भी कहा गया कि नेता पार्टी छोड़ते, कार्यकर्ता नहीं छोड़ते। कार्यकर्ताओं की पार्टी अभी भी वहां पर बीजेपी है। और अब बात करते हैं कैसे मुख्यमंत्री की, जिनकी अपनी ही कार्यशैली है। दरअसल हम बात करें नवीन पटनायक की। चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं नवीन पटनायक और शायद यही वजह कि लगातार 5 बार ओडिशा के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं। 5 बार से जीत रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं नवीन पटनायक। बीते 1 महीने में 3 बार जनता के बीच पटनायक पहुंचे हैं। बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत लगातार दौरे कर रहे हैं। स्मार्ट हेल्थ कार्ड की घोषणा की है, लॉन्चिंग की है और वितरण का सिलसिला भी जारी है। लोगों को सरकार की योजनाओं का ध्यान दिलाते रहते हैं पटनायक और शायद यही उनका काम करने का स्टाइल है, राजनीति करने का स्टाइल है और यही वजह है कि वो 5 बार से लगातार मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान हरियाणा सरकार ने खरीदी महंगी गाड़ियां। एक एक करके हम आपको बताते हैं किसके लिए कितनी महंगी गाड़ी खरीदी गई। मुख्यमंत्री के लिए 4 गाड़ियां खरीदी गई। एक की कीमत 36,30,000 रुपए है। गृह मंत्री अनिल विज के लिए 65,75,000 रुपए की मर्सिडीज कार खरीदी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी 36,30,000 रुपए की एक कार खरीदी गई। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर, शिक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री, ऊर्जा मंत्री, कृषि मंत्री के लिए भी कार खरीदी गई है। सहकारिता मंत्री, 3 राज्य मंत्रियों के लिए भी एक कार की खरीद हुई है। न्यूयॉर्क में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की बैठक रद्द हो गई है। शनिवार को न्यूयॉर्क में होने वाली सार्क की बैठक रद्द कर दी गई और रद्द करने के पीछे का कारण हम आपको बता रहे हैं। बैठक में तालिबान को शामिल करना चाहता था पाकिस्तान, जो लगातार तालिबान को मान्यता दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो सार्क समिट में भी तालिबान को शामिल करना चाहता था। भारत सहित कुछ सदस्यों के ऐतराज के बाद अब बैठक ही रद्द कर दी गई है। हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान होती है सार्क की बैठक, लेकिन इस बार अफगानिस्तान नहीं, अफगानिस्तान के अंदर तालिबानी सरकार है और पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान को इसमें हिस्सा लेने दिया जाए, जबकि भारत के साथ कुछ देश ऐसे हैं, कुछ सदस्य ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते और इसलिए इस बैठक को रद्द कर दिया गया। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल में भवानीपुर विधानसभा सीट की। इस पर उपचुनाव होना है और यह सीट काफी रोचक होने वाली है, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं कि सबसे अमीर उम्मीदवार कौन है। कुल 12 उम्मीदवारों ने यहां पर पर्चा भरा है और सबसे अमीर उम्मीदवार की बात करें तो वो है बीजेपी की प्रियंका टिब्रीवाल। संपत्ति के मामले में 12 उम्मीदवारों में 6ठे स्थान पर ममता बनर्जी हैं, यानी कि 5 उनसे ऊपर हैं जो उनसे ज्यादा अमीर हैं। नामांकन पत्र में ममता बनर्जी की संपत्ति सिर्फ 15,38,000 रुपए दर्शाई गई। ये संपत्ति पिछले विधानसभा चुनाव से 1,34,000 रुपए कम है, यानी बीते 1 साल में ममता बनर्जी की जो राशि है वो बढ़ी नहीं बल्कि 1,34,000 रुपए कम हो गई है। वहीं प्रियंका टिब्रीवाल की संपत्ति करीब 3 करोड़ रुपए दर्शाई गई। निर्दलीय उम्मीदवार मलय गुहा रॉय की संपत्ति 2 करोड़ रुपए दिखाई गई। उपचुनाव में 12 उम्मीदवारों में ममता, प्रियंका सहित 5 महिलाएं हैं। 2 निर्दलीय उम्मीदवार गरीब हैं।
उनकी संपत्ति सिर्फ 10-10 हजार रुपए है। और अब बात करते हैं सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण की। गुर्जर समाज ने विरोध जताया। विरोध क्यों जताया ये भी बताते हैं। सम्राट मिहिर भोज के आगे गुर्जर शब्द हटाने का विरोध किया जा रहा है, तो फिर शब्द क्या इस्तेमाल किया गया? दरअसल शिलालेख पर सम्राट मिहिर भोज के आगे प्रतिहार शब्द का इस्तेमाल किया गया। यूपी के दादरी में योगी आदित्यनाथ ने इस मूर्ति का अनावरण किया और इस दौरान प्रमुख गुर्जर नेता मौजूद थे। वहीं राजपूत संगठनों की भी यही मांग थी, सम्राट मिहिर भोज के नाम के आगे से गुर्जर शब्द हटा दिया जाए। अब इस मुद्दे पर गुर्जर संगठन आंदोलन की बात कर रहे हैं और प्रतिहार शब्द को हटाकर गुर्जर लगाने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर फिर हीरो बने परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। पूरे प्रदेश में चर्चाओं में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का ट्वीट। राजपूत प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज को लेकर उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि सूर्यवंश की दिदीप्यमान नक्षत्र इक्ष्वाकु, रघु, दिलीप की परंपरा की संवाहक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनुज महाराज लक्ष्मण जी के विशुद्ध वंशज, गुर्जर प्रदेश के अधिपति राजपूत प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की सदा ही जय। राजपूत प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज को लेकर खाचरियावास पहले ऐसे बड़े नेता जिन्होंने स्टैंड लिया है। खाचरियावास के ट्वीट पर वरिष्ठ पत्रकार संजीव रतन सिंह ने लिखा, इसे आप नेता कहते हैं ना कि वोटों की लालसा रखने वाले राजनेता। ऐसे नेता को मिलनी चाहिए 21 तोपों की सलामी। दूसरे राज्यों में भी वायरल हो रहा खाचरियावास का ये ट्वीट। मंथन से अमृत ही निकला है, चिंतन बैठक के बाद बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया। उन्होंने कहा कि मिशन 2023 के राजनीतिक मुद्दों पर काम करना बीजेपी को, बीएल संतोष के अनुभव को लेकर लाभ मिला बीजेपी को। महाराणा कुंभा के अजय किले से ऊर्जा मिली, अब अजय होगी बीजेपी। मिशन 2023 में परसेप्शन को तोड़ना रणनीति है। कांग्रेस गलती करती है, बीजेपी सत्ता में आती है, टूटेगा परसेप्शन। मिशन 2023 के बाद भी बीजेपी हमेशा लंबे वक्त तक शासन करेगी। प्रदेश में बड़ा आंदोलन होगा राज्य सरकार के खिलाफ। ड्रग्स का मायाजाल फैलाता तालिबान। भारत में आया 100 करोड़ रुपए का मादक पदार्थ। नोएडा में पकड़ी गई मादक पदार्थ बनाने की फैक्ट्री। डीआरआई ने फैक्ट्री से मादक पदार्थ बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। 100 करोड़ के मादक पदार्थ में से 20 करोड़ के पदार्थ पकड़े गए हैं। गुजरात में पकड़े गए ड्रग्स का पूरे भारत में नेटवर्क फैला हुआ है। दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 महीने में 2 फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं। तालिबान शासन चलाने के लिए कर रहा तस्करी। डीआरआई ने सूचना पर दिल्ली और नोएडा में 2 जगहों पर छापेमारी की। दिल्ली से 2 अफगानी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। नोएडा से भी 2 अफगानियों को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात में पकड़े गए माल के सामान है, फैक्ट्री में मिला रॉ मटेरियल। अब तक 7 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। जब्त किए गए ड्रग को 3 परतों के नीचे छिपाकर रखा गया था। आपको बता दें कि अफगानिस्तान वो देश जहां ड्रग्स का कारोबार सबसे ज्यादा था और सबसे बड़ा निर्यातक भी अफगानिस्तान है। अब प्रदेश दौरे की तैयारियों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। प्रदेश में गहलोत के जल्द हो सकते हैं दौरे। मुख्यमंत्री अब स्वस्थ हैं। आज उन्होंने बाकायदा कैबिनेट की बैठक भी ली और अब खबर यह है कि जल्द ही वो प्रदेश भर का दौरा कर सकते हैं, क्योंकि बीते 1 साल मार्च से कोरोना के कारण मुख्यमंत्री के दौरे बंद थे। कोरोना के चलते बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम भी नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब प्रदेश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। संभागवार दौरे कर सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। हालांकि इस वक्त श्राद्ध पक्ष चल रहा है और श्राद्ध पक्ष में शायद ही वो इस तरीके के दौरे करें, यानी कि श्राद्ध पक्ष के बाद कार्यक्रम बन सकते हैं। इस दौरान शेखावाटी, बीकानेर और जोधपुर के पहले दौरे होने की संभावना है।
उपचुनाव में भी चुनावी सभाओं में जाने के कार्यक्रम प्रस्तावित है। धरियावद और वल्लभनगर के अंदर चुनाव होने हैं, बाई इलेक्शन होने हैं, वहां भी मुख्यमंत्री जा सकते हैं प्रचार प्रसार के लिए। बड़े लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम तैयार हो रहे हैं। दिसंबर में गहलोत सरकार के 3 साल भी पूरे हो जाएंगे और तीसरी वर्षगांठ को लेकर भी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनना शुरू हो चुका है। हालांकि मुख्यमंत्री बड़े बड़े दौरे नहीं कर रहे थे, लेकिन राजस्थान में लोकार्पण शिलान्यास बाकायदा हो रहे थे। बड़ी बड़ी योजनाओं की स्वीकृति मुख्यमंत्री से मिल रही थी, फाइलों का निपटारा हो रहा था, सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा था। और अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति का 2 दिवसीय प्रस्तावित जैसलमेर दौरा। दरअसल 26-27 सितंबर को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जैसलमेर आ सकते हैं। वेंकैया नायडू पहली बार जैसलमेर की यात्रा पर आ रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र भी जैसलमेर आएंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र उपराज्यपाल की उपराष्ट्रपति की अगवानी करेंगे। जैसलमेर सर्किट हाउस में उनके रुकने का कार्यक्रम है। इस दौरान जैसलमेर, लोंगेवाला, तनोट और सम की वो यात्रा करेंगे। सीमा पर बने वॉर म्यूजियम और सीमा चौकियों का भी वो जायजा लेंगे। यात्रा को लेकर जिला प्रशासन तैयारियां कर रहा है। राजस्थान बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर का रुख करते हैं। दरअसल चेहरा कमल का फूल होगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा वही चेहरा होगा। बीजेपी में सवाल अक्सर उठता रहा कि 2023 के चुनाव में चेहरा कौन होगा। इसका जवाब सतीश पूनिया ने दिया और कहा कि चेहरा कमल का निशान होगा, कमल का फूल होगा और जीत के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। राजस्थान में बतौर सीएम फेस को लेकर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। पार्टी में बहुत सारे चेहरे हैं, पार्टी का नेतृत्व मुखर हो रहा है। हमारे पास और सामाजिक और भौगोलिक क्षेत्र के सक्षम लोग हैं। चेहरा कमल का फूल होगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा वही चेहरा होगा। हमारे अभी चेहरे का झगड़ा नहीं है। जिनके यहां 2 चेहरे, उनके यहां झगड़ा है। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे की। अमेरिका दौरे पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया और कहा कि यह दौरा अमेरिका से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मजबूत करने का मौका है। 22 से 25 सितंबर तक बाइडेन के निमंत्रण पर यूएसए का दौरा करूंगा। मैं बाइडेन के साथ वैश्विक रणनीति साझेदारी पर विचार भी करूंगा। आपसी हितों के क्षेत्रीय और ग्लोबल मुद्दों पर साझा करूंगा विचार। मैं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलने के लिए भी उत्सुक हूं। हैरिस के साथ विज्ञान और टेक्नोलॉजी सेक्टर में सहयोग के अवसरों पर चर्चा हुई। मैं राष्ट्रपति बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से चर्चा करूंगा। साथ ही जापान पीएम योशिहिदे सुगा के साथ व्यक्तिगत रूप से चर्चा करूंगा। क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लूंगा। देशों के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का भी जायजा लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संबोधन के साथ अपनी यात्रा का समापन करेंगे। अब धीरे धीरे शिथिल हो रही कोविड से जुड़ी पाबंदियां, विदेशों में भारतीयों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की अनुमति, अमेरिका में दोनों टीके लगवाने वालों को यात्रा की अनुमति है। कनाडा में मंगलवार से भारत के लिए सीधी फ्लाइट शुरू हो जाएगी। थाईलैंड दूतावास से सोमवार को वीजा संबंधी नियम जारी हो चुके हैं। ब्रिटेन में कोविशील्ड को लेकर भारत के साथ विवाद निपट गया है। संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, स्पेन, मालदीव, तुर्की, कई देशों की सीमाएं भारतीय यात्रियों के लिए खोल दी गई है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नई फ्लाइट शुरू करना आसान, चलाना मुश्किल। जयपुर से छोटे शहरों के लिए फ्लाइट संचालन में परेशानी आ रही है। स्पाइसजेट एयरलाइन ने 20 अगस्त से शुरू की थी ग्वालियर की फ्लाइट। सप्ताह में 4 दिन जयपुर से ग्वालियर जाती फ्लाइट संख्या SG 2035 जयपुर से सुबह 6:30 पर रवाना होती, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार अनियमित चल रही है। फ्लाइट
कम यात्री भार होने पर एयरलाइन कभी भी रद्द कर देती है फ्लाइट। आज भी पर्याप्त यात्री नहीं मिले तो एयरलाइन ने फ्लाइट को रद्द कर दिया। हालांकि बुकिंग कराने वाले चुनिंदा यात्री परेशान होते हुए जरूर नजर आए। जम्मू कश्मीर प्रवास पर जाएंगी सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से खत्म किए जाने के बाद उनका ये पहला दौरा है। 1 से 3 अक्टूबर तक 3 दिन वो जम्मू में रहेंगे। जम्मू में प्रबुद्ध वर्ग के सदस्यों से संघ प्रमुख डॉक्टर भागवत मुलाकात करेंगे। बाकी सारे कार्यक्रम संघ के आंतरिक कार्यक्रम हैं। संघ प्रमुख भागवत 2 साल के अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में यात्रा के दौरान संघ प्रचारकों से उनके मिलने का कार्यक्रम है। संघ के आनुषंगिक संगठनों के प्रमुखों से भी मुलाकात होगी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जमीनी हालात में बदलाव का जायजा भी वो लेते हुए दिखाई देंगे। आपको बता दें कि राजस्थान का दौरा भी उन्होंने किया है। शायद वो हर प्रदेश के अंदर दौरा कर रहे हैं क्योंकि कोरोना की वजह से ये दौरे नहीं हो पाए। और अब बात करते हैं वल्लभनगर और दरियावद उपचुनाव की और इनसे जुड़े क्षेत्रीय दलों की। दरअसल आरएलपी, बीटीपी, बीएसपी जनता सेना ताल ठोक रही है। आदिवासी आंदोलन ने बीटीपी को और भी ज्यादा ताकत दे दी। विधानसभा चुनाव के वक्त उदयपुर संभाग के हर जिले में बीटीपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ जिलों पर उसका फोकस रहा। उदयपुर डिवीजन की 17 सीटों पर 75% के लगभग आदिवासी वोटर हैं। सभी एसटी रिजर्व सीटें हैं। विधानसभा चुनाव में बीटीपी ने 12 उम्मीदवार उतारे थे और 2 उनमें से जीत गए थे। दरअसल जो जीते थे वो हैं राम प्रताप रोत और राजकुमार रोत, जो विधायक बन गए। जदयू के तीर कमान की जगह अब वनवासी अंचल में बीटीपी दिखाई दे रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती, धानक्य में मनाई जाएगी जयंती। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ होंगे मुख्य अतिथि। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल होंगे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि। जयपुर जिला प्रमुख रमा देवी भी मौजूद रहेंगी। 25 सितंबर को होगा आयोजन। अमृत महोत्सव विषय पर व्याख्यान माला का भी आयोजन किया जाएगा। श्री गंगानगर सांसद निहाल चंद ने मांग की है, रीट परीक्षा को लेकर विशेष ट्रेन चलाने की मांग की गई है। श्री गंगानगर से जयपुर के लिए 2 विशेष ट्रेन चलाने का आग्रह किया गया है। श्री गंगानगर से वाया बीकानेर और गंगानगर से वाया सादुलपुर रेल का प्रस्ताव रखा गया है। इस दौरान कहा गया है कि परीक्षा को लेकर हजारों युवा जाएंगे एक जिले से दूसरे जिले के अंदर। रेल अधिकारियों से बातचीत के बाद रेल चलने की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। वहीं राजस्थान में डेंगू का बड़ा डंक दिखाई दे रहा है। इस साल 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक के आंकड़ों पर ध्यान दे तो 2072 पॉजिटिव केस भी पूरे राजस्थान में सामने आ चुके हैं, जबकि बीते साल यह आंकड़ा रहा महज 717। अब सोचिए, अभी से ये 3 गुना से ज्यादा हो चुका है। स्क्रब टाइफस के अब तक सामने आ चुके 804 केस। पिछले साल यह आंकड़ा रहा था 915। हालांकि इस साल स्वाइन फ्लू के केस काफी कम रहे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में एकाएक केस बढ़े हैं। पिछले 1 महीने में स्वाइन फ्लू के 6 पॉजिटिव केस चिन्हित हो चुके हैं। इस साल अब तक मलेरिया के 490 केस, चिकनगुनिया के 695 केस सामने आ चुके हैं। यानी कि कोरोना से हम निकल रहे हैं और मौसमी बीमारियां, 4 प्रमुख मौसमी बीमारियां, उनके चक्रव्यूह में फंसते हुए हम दिखाई दे रहे हैं। सतर्क रहिए, सावधान रहिए ताकि स्वस्थ रह पाए। नई फ्लाइट शुरू करना आसान, चलाना मुश्किल। जयपुर से छोटे शहरों के लिए फ्लाइट संचालन में परेशानी आ रही है। स्पाइसजेट एयरलाइन ने 20 अगस्त से शुरू की थी ग्वालियर की फ्लाइट। सप्ताह में 4 दिन जयपुर से ग्वालियर जाती है फ्लाइट और फ्लाइट संख्या SG 2035 जयपुर से सुबह 6:30 बजे रवाना होती है। लेकिन बीते कुछ दिनों से लगातार अनियमित चल रही है फ्लाइट। कम यात्री भार होने पर एयरलाइन कभी भी
फ्लाइट रद्द कर देती है। आज भी पर्याप्त यात्री नहीं मिले तो एयरलाइन ने फ्लाइट रद्द कर दी। हालांकि बुकिंग कराने वाले चुनिंदा यात्री इसकी वजह से परेशानी झेल रहे हैं। मंत्रालयों में पत्रकारों को नो एंट्री। कोरोना ने आपदा में मंत्रियों को दिया अवसर। कुछ मामलों में मंत्रियों ने सीधे पत्रकारों की एंट्री बंद कर दी है। वहीं संसद में भी पत्रकारों का प्रवेश बहुत सीमित हो चुका है। संसद भवन में पार्टियों के दफ्तर, मंत्रियों से मिलना, बातें करना, इन सब पर अनौपचारिक रोक है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मंत्रालय में पत्रकारों पर रोक लगा दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने मंत्रालय में पत्रकारों की एंट्री बंद कर दी थी और बंद करके ही इसकी शुरुआत की थी। जब पत्रकारों ने इस नई व्यवस्था का विरोध किया तो उनके प्रोटेस्ट को तवज्जो नहीं दी गई। बाद में उनके देखादेख पीयूष गोयल ने भी अपने मंत्रालय में रिपोर्टर्स के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है, जबकि पहले पीआईबी से मान्यता प्राप्त पत्रकारों की बेरोक-टोक एंट्री ज्यादातर जगहों पर हुआ करती थी और अब धीरे धीरे पत्रकारों का यह दायरा सीमित होता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद राहुल गांधी की योजना में फिट नहीं कई वरिष्ठ नेता। दशकों से कांग्रेस पार्टी में कई बड़े नेता बड़े पदों पर रहे हैं, लेकिन अब आगे पार्टी में किसी पद पर उनको खपाना मुश्किल है। पंजाब में बदलाव इसी कड़ी का एक बड़ा संकेत। वहीं गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा नहीं भेजना यही कारण लगता है। हालांकि जम्मू दौरे के समय राहुल के साथ ही थे आजाद, महत्व भी मिला था, लेकिन तमिलनाडु की बोनस में मिलने वाली एक सीट पर आजाद को देने की चर्चा थी, लेकिन राहुल गांधी ने इसके लिए स्टालिन से बात ही नहीं की। महाराष्ट्र की अपनी एक सीट से वासनिक की जगह रजनी पाटिल को उम्मीदवार बना दिया गया और अब अगले साल होने वाले द्विवार्षिक चुनाव में 2-3 सीटों पर नजर रहने वाली है। सवाल यह भी कि क्या सचमुच मुंबई सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा आभासी दिखा रहे खतरा। असल में येदियुरप्पा अभी से ही प्रदेश भर में यात्रा कर रहे हैं। 2023 में फिर से बीजेपी की सरकार बनवाने का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कई नेताओं को येदियुरप्पा की नीयत में खोट दिखाई दे रहा है। शायद अभी भी येदियुरप्पा प्रदेश बीजेपी की राजनीति और सरकार पर चाहते हैं अपना कंट्रोल। इतना ही नहीं, वो दोनों बेटों का राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। वहीं बीजेपी में आए कांग्रेस विधायकों के वापस लौटने का भी खतरा दिखा रहे हैं और येदियुरप्पा ने यह शगुफा छोड़ पार्टी आलाकमान को चिंता में डाल दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।